नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। उत्तर प्रदेश में 2022 के लिए हर तरफ से राजनीतिक रणनीति बननी शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के बेहतरीन प्रशासन का दावा करते हुए मिशन 300 प्लस में जुट गई है, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं बल्कि लोकतांत्रिक क्रांति होने वाली है। मायावती खुद अपने बूते चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान कर चुकी हैं, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर लड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी समेत 10 दलों ने एक मोर्चा तैयार किया है जिसका नाम है भागीदारी संकल्प मोर्चा। और ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि अगर उनका मोर्चा चुनाव जीता तो 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बना जाएंगे, यानी हर साल एक नया मुख्यमंत्री होगा जिसे कुशवाहा, राजभर, चौहान, मुसलमान और पटेल समुदाय से चुना जाएगा। यानी सोशल इंजीनियरिंग का यह सबसे बड़ा इस्तेमाल करने की तैयारी हो रही है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि यह मुंगेरी लाल का हसीन सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पहले लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद अब प्रियंका वाड्रा की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। लेकिन बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में किसका दांव भारी पड़ेगा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। यूपी की बिसात किसे शह और किसे मात। उत्तर प्रदेश का चुनाव वाकई जोरदार होता है और 2022 में भी उत्तर प्रदेश का चुनाव जोरदार होगा। भागीदारी संकल्प मोर्चा आज के तारीख में अपने दम पर सरकार बनाने की कवायद में है। हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। कि सपने देखिए लेकिन मुंगेरी लाल के सपने मत देखिए। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, बदलाव के लिए मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी मिशन 300 प्लस में जुटी है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की पार्टी दावा कर रही है कि अब की बार प्रदेश में चुनाव नहीं बल्कि लोकतांत्रिक क्रांति होगी। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, बदलाव के लिए मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र बनाया था और जिस भरोसे पर जनता ने बहुमत दिया, जैसे ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र भुला दिया। समाजवादी पार्टी छोटे दलों से गठबंधन करने जा रही है। मायावती खुद अपने बूते चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में नया गठबंधन खड़ा हो चुका है। ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी समेत 10 दलों ने इस मोर्चे को खड़ा किया है जिसका नाम है भागीदारी संकल्प मोर्चा। अब जरा इस मोर्चे के मुख्यमंत्रियों वाला फार्मूला भी देख लीजिए। जब 22 में सरकार बनेगी तो चुनाव में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, एक मुसलमान 1 साल राजभर, 1 साल चौहान, 1 साल कुशवाहा, 1 साल पटेल। हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 1 साल में 4 डिप्टी सीएम, 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम देंगे। देखिए, राजनीति में सपने देखने का सबको अधिकार है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी की तरह मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखना चाहिए। लेकिन एक बात शीशे की तरह साफ है कि चुनाव के लिए सोशल इंजीनियरिंग शुरू हो चुकी है। सबकी नजर योगी आदित्यनाथ पर होगी। अगले 1 साल में के बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर। पिछले 4 वर्षों के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर वही किया जो देश हित में होगा या प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित में होगा। उसमें हम लोगों ने न कभी संकोच किया है जी और न उसमें किसी की परवाह की है। कॉन्फिडेंस आपका आ रहा है, आप कह रहे हैं 22 में बाईसाइकिल, ये जो नया स्लोगन है, ये कॉन्फिडेंस अखिलेश यादव को आ कहां से रहा है? पिछले 4 साल में और 5 बजट में ये देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश की जनता सोच रही है कि आखिरकार जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का था, वो संकल्प पत्र पे काम क्यों नहीं हुआ। कोई भारतीय जनता पार्टी का ब्लूप्रिंट होता जी कि हम उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इनका कोई क्लियर विजन होता। हालांकि उत्तर प्रदेश की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके ओवैसी ने यूपी के चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। बिहार के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल की 5 सीटों पर जीत हासिल की थी,
चुनावी पंडितों का कहना है कि बिहार में ओवैसी की एंट्री से कांग्रेस और आरजेडी को नुकसान हुआ था। तो कांग्रेस का चेहरा यूपी में कौन है? लास्ट टाइम तो स्वर्गीय शीला दीक्षित जी थी, इस बार चेहरा कौन होगा उत्तर प्रदेश के अंदर? सलमान नहीं, देखिए यूपी में अधिकृत रूप से हमने अभी कोई घोषणा नहीं करी है चेहरे की। हम लोग इस फाइट में उतरे हैं। अभी तक जिस फाइट में हम आए हैं उसको प्रियंका जी ने लीड किया है। वो जनरल सेक्रेटरी हैं, उसको उन्होंने लीड किया है। दिन रात वो काम कर रही हैं। हालांकि बंगाल में ओवैसी कोई कमाल नहीं कर पाए। उधर यूपी में किसान आंदोलन, धर्म परिवर्तन गैंग को लेकर हुए खुलासे और 2 बच्चों वाली पॉलिसी की तैयारी पर अलग अलग पार्टियां अपने सियासी हित के मुताबिक बयान दे रही हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार के कुशल प्रशासन और विकास के मुद्दे के साथ चुनावी रणनीति में जुटी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यूपी में जीत का किसका दावा दमदार है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। यूपी की बिसात, किसे शह किसे मात। यूपी की बिसात किसे शह किसे मात। लेकिन अब यूपी की चुनावी बिसात का एक विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। जरा देखिए, मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाऊंगा और दिखाऊंगा किस तरह से यूपी का चुनाव इंपॉर्टेंट है। पहला नाम असदुद्दीन ओवैसी, और यह फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान संभव है क्योंकि मुस्लिम यादव समीकरण है। दलित मुसलमान नुकसान संभव है मायावती को। कांग्रेस का कोई खास बड़ा जनाधार नहीं है, इसलिए कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की हैसियत इस समय बड़ी कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी को अगर ओवैसी चुनाव लड़ते हैं तो फायदा होगा, ये पॉलिटिकल आंकलन है। बढ़ता हूं मैं आगे। जोश में आखिरकार क्यों है अखिलेश यादव? किन मुद्दों पे वो करेंगे बात? उनका पहला मुद्दा होगा, उनकी पहली लाइन होती है हर इंटरव्यू के अंदर विकास की। वो बात करते हैं कि हमने बहुत विकास किया था, हमारी सरकार जो चली 5 साल उसने विकास की बयार बताई थी। कोरोना को लेकर उनका वार होगा। बंटवारे की राजनीति बीजेपी करती है, यानी हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करती है, ये उनका वार होगा। और आखिर में किसान के सहारे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर उतरना जरूर चाहेंगे। लेकिन राकेश टिकैत एक ऐसा चेहरा है जो शायद उनके साथ खड़े नहीं होंगे। और क्योंकि अगर आरएलडी के साथ अखिलेश यादव जाते हैं क्योंकि वहां पर जाट वोटों की बड़ी लड़ाई है, ये एक माना जाता है आरएलडी के साथ जाट और मुसलमान दोनों आ सकते हैं, जिसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। मैं बढ़ता हूं आगे। राजभर का जो फॉर्मूला है उससे पहले मायावती को देख लेते हैं। मायावती की क्या प्लानिंग हो सकती है? अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान वो कर चुकी है। नाराज वोटरों को संदेश देने की ये बड़ी कोशिश है। एसपी के साथ जाने से पुराने वोटर जो थे और उनके जो कार्यकर्ता थे वो बेहद नाराज हो गए थे। लेकिन चुनाव के बाद गठबंधन कर सकती हैं अगर सरकार बनाने की हैसियत में आई। ये कांग्रेस के साथ भी जा सकती हैं, ये बाकी नेता बाकी पार्टियों का भी समर्थन ले सकती है, लेकिन हैसियत होनी चाहिए। बढ़ता हूं मैं आगे। राजभर साहब सबको रिझाने की इनकी कोशिश है। ये अभी तक की राजनीति के अंदर एक फॉर्मूला ऐसा है जिसका कोई रिजल्ट अभी तक तो नहीं आया, लेकिन ये एक सरप्राइज एलिमेंट है चुनाव के अंदर। 5 साल में 5 मुख्यमंत्रियों का फॉर्मूला है। 5 जातियों और धर्म के प्रतिनिधि का संभव है। एक मुसलमान होगा, एक चौहान होगा, एक पटेल होगा। इस तरह का एक फॉर्मूला तैयार किया गया है। 5 साल में 20 उप मुख्यमंत्री, यानी हर साल 4 डिप्टी सीएम। ये एक नया फॉर्मूला है राजभर साहब का। और मेरे साथ आज इस कार्यक्रम में लाइव और एक्सक्लूसिव होंगे राजभर साहब बात करने के लिए। अब आखिर के अंदर बड़ा चेहरा है योगी आदित्यनाथ का। कानून व्यवस्था इनके लिए बड़ा प्लैंक है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ। हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है, पोस्टर बॉय माने जाते हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, देश भर में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय माने जाते हैं। राम मंदिर बीजेपी के लिए बड़ा प्लस पॉइंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोरोना की 2 लहरों में जिस तरह से सरकार का कामकाज है, योगी ग्राउंड पे खुद उतरे। जब सब मुख्यमंत्री और नेता क्वारंटाइन हो गए थे तो योगी ग्राउंड पर थे, उसका एक फायदा इनको मिल सकता है। जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर योगी बहुत मुखर है, यह पॉलिटिकल मुद्दा भी बन सकता है आने वाले दिनों के अंदर। चुनाव से पहले धर्मांतरण गैंग पे जिस तरह का शिकंजा है, जिस तरह की बड़ी कार्रवाई है, वो एक बड़ा फायदा होगा। उसके बाद कानून व्यवस्था, मैं बार बार कह रहा हूं, यह बड़ी उपलब्धि है योगी आदित्यनाथ की। इसी प्लान के साथ बीजेपी मैदान में उतरेगी। गैंगस्टर्स के खिलाफ जिस तरह की बड़ी कार्रवाई करी है, भूमाफिया के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई करी है, वो भी एक इनका पॉइंट होगा। लेकिन अब बात एक और फैक्टर की जो कि हर चुनाव में
सबसे बड़ा होता है और वो होता है नरेंद्र मोदी। देखिए, उत्तर प्रदेश से सांसद है नरेंद्र मोदी, बनारस इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यह फैक्टर बड़ा मजबूत है। तो सोचिए, एक तरफ योगी है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है, तो कितना बड़ा फैक्टर होगा ये इस चुनाव के अंदर। इसलिए ये मोदी फैक्टर महत्वपूर्ण है। सारे फैक्टर एक तरफ नरेंद्र मोदी को आप रख सकते हैं चुनावी बेसात के अंदर। मेरे साथ कौन कौन मेहमान जुड़ रहे हैं मेरे साथ आज की चर्चा में? के शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश से आते हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में सुप्रिया श्रीनेत जी हैं, जो खुद उत्तर प्रदेश से आती है, महाराजगंज से लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी है। मेरे साथ सुनील सिंह यादव है, जो कि एमएलसी है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। मेरे साथ एएम पार्टी के नुमाइंदे हैं, ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे हैं, असीम बकार साहब, उनका अभिनंदन है। सुब्रास्त्रा मेरे साथ जुड़ रही हैं, जानी मानी लेखिका हैं, अपने पॉइंट को रखती हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, अपनी बात को रखती हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत, मेरे साथ ओम प्रकाश राजभर भी जुड़ेंगे, चढ़ गए हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं राजभर साहब से इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। ओवैसी साहब की पार्टी का और राजभर साहब का गठबंधन है, राजभर साहब अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के। राजभर साहब, आपका अभिनंदन है। मेरा पहला सवाल आप ही से है और जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, आपका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अनोखा भी है। क्या आपको लगता है कि ये आपकी एक ऐसी पॉलिटिकल गेम है जो आपको बड़ा फायदा दे सकती है, और क्या आप कांग्रेस सपा के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के तो आप खिलाफ है? राजभर साहब। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एक प्रयोग किया 6 महीने का सीएम बनाने का। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 325 सीट करके पूर्ण बहुमत आने के बाद भी 2 डिप्टी सीएम बनाया। इससे हम लोगों ने देखा कि आपसी अंदर कलह होती है, इसकी वजह से ये बात में करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने मोर्चे के सभी साथियों ने तय किया कि जब 6 महीने का सीएम बनाया जा सकता है, तो हम लोग 1-1 साल का सीएम और 4-4 डिप्टी सीएम क्यों न बना ले। तो सभी लोगों ने कहा ये बात तो बहुत अच्छी है। बाद में झगड़ा वाला जो होता है कि नहीं हम सीएम की हम सीएम की हम सीएम, और तो इस स्थिति में हम लोगों ने तय कर लिया कि नहीं ये चीजें होंगी। और मुख्य मुद्दे पर हम लोग अपने जो समझौते हुए, तो एक हम लोगों का है, दूसरा हमारा है कि भाई हम घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, हम जो है गरीबों को निःशुल्क इलाज के सवाल पे, हम जो ये राष्ट्रीय सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की भीख मांगते थे उसको लागू करने के सवाल पे, जी राजभर साहब, देश में भाईचारा अमन लागू करने के लिए हम लोगों ने ये फार्मूला, ये जो भाईचारा है। लेकिन देखिए राजभर साहब, मैं भी पॉलिटिकल रिपोर्टर हूं, कवर करता आया हूं स्टोरीज को। मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो फॉर्मूला है ये सामाजिक न्याय का तो है ही आपकी नजर में, लेकिन ये फॉर्मूला वोट बैंक का भी तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मेरा सवाल बहुत सरल था आपसे, क्या आप कांग्रेस और सपा के साथ भी जा सकते हैं? मैं एक एक करके पहले सपा का पूछ लेते हैं। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, हमारे जो उद्देश्य हैं, उद्देश्य हमारा साफ साफ है। घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, गरीबों के निःशुल्क इलाज के सवाल पे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे, उत्तर प्रदेश में भाईचारा पैदा करने के सवाल पे, जो भी चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, वो हमारे साथ आना चाहें। तो हम शुरू से कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, उनका स्वागत है। ठीक है, हमको कोई परहेज नहीं, लेकिन बीजेपी के साथ हम नहीं जाएंगे। बीजेपी के बिल्कुल आपने स्पष्ट करी है, यानी अभी आपके दरवाजे कांग्रेस के लिए भी खुले हैं, समाजवादी पार्टी के लिए भी खुले हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं रुक करता हूं सुनील सिंह यादव का इस पूरी चर्चा में। सुनील सिंह यादव, देखिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी रण के अंदर उतरेगी, आप भी जानते हैं उनका सबसे बड़ा प्लैंक है लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा उनका प्लैंक होगा जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो। तीसरा उनका जो सबसे बड़ा प्लस रहेगा वो है प्रधानमंत्री मोदी फैक्टर। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप अपने बूते और छोटी पार्टियों के बूते उतरने की बात कर रहे हैं, लेकिन किन छोटी पार्टियों के साथ अभी आपके साथ आने की संभावना है? देखिए अमीश जी, जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश के 2022 का चुनाव का है, तो मुझे लगता है जो पंचायत के परिणाम आए हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोगों के अंदर गुस्सा है, वो किसान हो, कोरोना से पीड़ित हो, बेरोजगार नौजवान हो, खास तौर से पिछड़ा दलित, जिनके नौकरी भी योगी आदित्यनाथ ने छीनी है, जिनका आरक्षण भी छीना है, मुझे लगता है कि कोई ऐसा तबका नहीं है
जो योगी जी से नाराज ना हो, बीजेपी से नाराज ना हो। और हमारे नेता ने एक ही बात तो कही कि भाई जो आपने संकल्प पत्र 2017 में रखा था, प्रदेश की जनता के सामने, 24 करोड़ की जनता के सामने आपने कहा था हम आय दोगुनी कर देंगे किसान की, आपने रोजगार की बात कही थी, आपने लैपटॉप की बात कही थी, आपने बिजली की बात कही थी, तो अभी आप कुछ नहीं कर पाए। तो सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में एक हवा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना चाहती जनता। तो इस सफाई में अगर आपको अब तो ओवैसी साहब की भी एंट्री हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर, ओवैसी साहब की एंट्री को आप कैसे देखते हैं? इस सफाई के अंदर आप ओवैसी साहब का साथ भी लेंगे? असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री को आप कैसा देखते हैं? देखिए अमीश जी, हमारे नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, यहां बहुत लोग चुनाव लड़ने आएंगे, तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी लड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी डेवलपमेंट पे बात करेगी, समाजवादी पार्टी समीकरण होता है एमवाई समीकरण, दूसरे मुद्दों में नहीं भटकने देगी। तो हम लोगों ने तय किया है, पार्टी ने तय किया है कि हम छोटे दल अगर आना चाहते हैं, देखिए मैं तो सुनील जी, हमारी विचारधारा के होंगे, मैं तो आपसे बड़ा सवाल पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि ओवैसी साहब की पार्टी, राजभर साहब और ओवैसी साहब का गठबंधन है, ये पार्टी आपको सियासी नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसा पॉलिटिकल आकलन है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, एक क्योंकि जनता हमारे साथ है। जहां तक सवाल राजभर जी का है, तो हम लोग लगातार राजभर जी को सुनते रहते हैं। राजभर जी सांप्रदायिकता के खिलाफ, सामंतवादी सरकार के खिलाफ, झूठी सरकार के खिलाफ लगातार बोलते हैं। और अभी भी मैं राजभर जी को सुन रहा था, जो बातें वो कह रहे थे वो तो सब हम कह ही रहे हैं, वो हम सब करने को तैयार ही हैं। हम तो भाजपा को हटा करके उत्तर प्रदेश को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में अच्छे एक्सप्रेसवे बने, मेट्रो आए, लोगों को रोजगार मिले, बिजली मिले, किसानों को सस्ते में बिजली मिले। जो अभी राजभर जी को मैं सुन रहा था, वो सारी वही बातें हैं जो समाजवादी पार्टी करेगी। तो मतलब आप ओवैसी साहब और राजभर जी के साथ खड़े हैं, ये मानूं मैं? नहीं, हम किसी के साथ नहीं खड़े हैं, हम जनता के साथ खड़े हैं। ना 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 ना, हम किसी के साथ नहीं खड़े हैं, हम जनता के साथ खड़े हैं। अखिलेश, अभी आपने बोला, अभी और अखिलेश जी ने भी बोला कि हम छोटे दलों के साथ जा सकते हैं, तो फिर ये भी, इनके साथ तो काफी छोटे दल हैं, तो फिर आप क्यों नहीं जाएंगे इनके साथ? और आप कह रहे हैं कि इनकी बातों से आप सहमत भी हैं, ये बीजेपी के खिलाफ है, ये सामंतवादी सोच के खिलाफ है, तो ओवैसी साहब के साथ राजभर जी हैं, राजभर जी की ओवैसी साहब, राजभर जी तो ओवैसी साहब के साथ है ना? नहीं, देखिए हम केवल ये कह रहे हैं जो छोटे दल हैं, कांग्रेस में हम राहुल गांधी के साथ हैं, लेकिन हटाना चाहते हैं, राहुल गांधी के साथ तो प्रियंका वाड्रा के भी साथी हुए ना? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, आपने बताया कि बहुत सारे दल हैं, ठीक है, तो वो कितने दल हैं वो हमें जानकारी नहीं, हम राजभर जी को जानते हैं। ओवैसी साहब के बारे में नहीं जानते। ओवैसी साहब की एंट्री के बारे में आप क्या कहते हैं? 20 सेकंड। देखिए वो तो कोई भी लड़ने आएगा, जरूरी थोड़े कोई भी लड़ने आए तो हमें कोई दिक्कत हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता एक बात जान गई है कि योगी आदित्यनाथ को अगर कोई हटा सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी हटा सकते हैं। ठीक है, मैं असीम वकार का रुख करता हूं, और योगी आदित्यनाथ को कोई हटा सकता है तो अखिलेश यादव हटा सकते हैं, हरा सकते हैं, और किसी में वो क्षमता नहीं है, तो ओवैसी साहब खेल बिगाड़ने आ रहे हैं, खेल बनाने आ रहे हैं। असीम वकार साहब, फिर मैं कांग्रेस बीजेपी का रुख करूंगा। नहीं, देखिए ये बात आपकी गलत है कि खेल बिगाड़ने आ रहे हैं, बनाने आ रहे हैं। हम अपना चुनाव लड़ने आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि आप चुनाव लड़िए। वहाँ जो रजिस्ट्रेशन पार्टियों का होता है वो खेल बिगाड़ने और बनाने पे नहीं होता है, चुनाव लड़ने के लिए होता है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, हम चुनाव लड़ने आ रहे हैं। राजभर साहब हमारे एलआई हैं, हम राजभर साहब के साथ हैं। मैंने 3-4 दिन पहले भी ये बात कही थी, मैंने अभी भी ये बात कही है। हम राजभर साहब की इस बात का स्वागत करते हैं कि उन्होंने कहा कि जो सीएम होंगे उनमें मुसलमान सीएम भी होगा। मैंने भी ये बात उठाई है कि आज तक मुसलमानों के वोटों को लेकर राजनीति करने वाले लोग और 4-4 बार मुख्यमंत्री बनने वाले और मुख्यमंत्री बनने वाली पार्टियां
आज तक उन्होंने कभी भी मुसलमान के वोट के बाद, इलेक्शन के बाद कभी मुसलमान की बात नहीं की। चाहते तो मुसलमान डिप्टी सीएम बना सकते थे। मैंने ये बात वाज़े तौर पे कही कि हम अगर अपनी बात रखते हैं, हम अगर अपनी बात कहते हैं, हम अपनी हक मांगते हैं, डिमांड करते हैं, तो हम पर इल्जाम लगा दिया था हम बीजेपी के दलाल हैं। कांग्रेस तो अभी भी यूपी में कह रही है कि आप बीजेपी के इशारे पे लड़ रहे हैं चुनाव। आप लोगों ने सबने देखा, कांग्रेस तो अभी भी यूपी में यही कह रही है कि आप बीजेपी के इशारे पे लड़ रहे हैं चुनाव। बिहार में भी कांग्रेस ने यही बोला था। अरे मेरी बात तो सुन लेने दी, बोलिए सर, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। जी बोलिए, जवाबी देने आया हूं यहां। बोलिए बोलिए। बिहार में जब एलआई हुआ, बिहार में जब एलआई हुआ तो लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी का जब गठबंधन हुआ और सरकार बनाई, तो लालू यादव ने तेजस्वी जी को डिप्टी सीएम बनाया और ये कहा कि हमारा हक है। अगर 8% 10% वाले लोग डिप्टी सीएम बनते हैं और कहते हैं हमारा हक है, तो 20% वाले अगर मुसलमानों के लिए आसिम वकार ने यह कह दिया कि हमारा भी डिप्टी सीएम होना चाहिए, तो हम बीजेपी के दलाल हो गए। कांग्रेस को तो चाहिए था शर्म से डूब मरे। आप हमारी हां में हां मिलाते। आज तक हमसे वोट लिया गया, हमारा हक नहीं दिया गया। देखिए, यह सवाल जो है यह वाज़ेह सवाल है। यह मैंने एक पौधा लगाया है, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं इस बात को देखने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान में तमाम स्टेट में जो सरकारें चल रही हैं, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों लोग डिमांड करेंगे और उन्हें डिप्टी सीएम बनाना होगा। मैंने कौन सी गलत बात कही? शरद पवार जी अपने भतीजे को, भांजे को बना सकते हैं, लालू जी अपने बेटे को बना सकते हैं, लेकिन मुसलमान की बात अगर आती है तो बीजेपी का एजेंट। मैं आपसे कह रहा हूं, कभी मुसलमानों ने अगर मायावती जी के ऊपर यह सवाल उठाया हो कि एक दलित नहीं बन सकता, कभी मुसलमानों ने कहा हो वकार साहब आपने काफी देर बोला, कभी मुसलमानों ने कहा ठाकुर नहीं बन सकता, कभी मुसलमानों ने कहा ब्राह्मण नहीं बन सकता, तो आप कहिए हम तो सबके साथ हैं। ओके ओके, हमारे साथ कौन है? शुक्रिया श्रीरेश। कांग्रेस का गेम क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि पार्टी चरबराई हुई है, यानी जमीनी तौर पर पार्टी की हालत बहुत खराब है। एक दूसरे पर नेता एफआईआर करा रहे हैं। मैं आपको दूंगा असीम वकार मौका, मैं आगे मौका दूंगा। पहले शुक्रिया श्रीरेश बोलने, मेरे पास 2 मेहमान हैं जो अभी तक बोले नहीं है। एक सेकंड, 3 मेहमान, एक लाइन में। अच्छा बोलिए, एक लाइन में बोल दीजिए, एक लाइन में बोल दीजिए। मेरी बात पूरी नहीं हुई, एक लाइन में। सर अखिलेश यादव जी, उनको मुसलमानों के डिप्टी सीएम से क्यों नफरत है? अगर आप मायावती जी से पूछेंगे कि क्या मुसलमान सीएम नहीं बनना चाहिए, तो कभी मना नहीं करेंगी, और अगर मना करते हैं तो करिए मना। कांग्रेस, सुनिए, मैं किसी कौम के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी कौम के खिलाफ नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी ने एक सिख भाई को प्रधानमंत्री बनाया। कांग्रेस पार्टी में गुलाम नबी आजाद हैं, अहमद पटेल, सलमान खुर्शीद, तमाम मुस्लिम नेता थे। किसी एक को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देते? नहीं बनाया। सर मुसलमान क्या करेगा? सब्जी लेकर आएगा, तरकारी लेकर आएगा, कुत्ता खिलाएगा। इस देश में आप बातें कर रहे हैं, इस देश में अब्दुल कलाम साहब देश के राष्ट्रपति क्या रहे करेगा हैं। मुसलमान फखरुद्दीन अहमद साहब देश के राष्ट्रपति रहे हैं, नहीं रहे हैं क्या? अरे सर्वोच्च पद पर रहे। सर आप भी बन जाइए राष्ट्रपति, हमें प्रधानमंत्री दे दीजिए। कमाल की बात। राष्ट्रपति हम मना कब कर रहे हैं? हमें दे दिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मैं सुप्रिया का रुख करता हूं, सुप्रिया का रुख करता हूं। शुभराष्ट्रा, मैं पहले शुभराष्ट्रा आपका रुख करता हूं। शुभराष्ट्रा, आप देख रही हैं पॉलिटिक्स क्या हो रही है इस समय आपके समक्ष है। एक तरफ कहा जा रहा है कि हम कहते हैं कि जातिवादी रूढ़िवादी सोचों से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल गेम ही यही है। एक तरफ MY है, एक तरफ DM है, और इस तरफ तो ओवैसी साहब का तो MDM और उसके साथ साथ P, पता नहीं और क्या क्या शामिल है। जी अमित जी, मुझे लगता है इसमें कोई संशय नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता को कोई संशय नहीं है कि इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम बाकी जो अन्य दल हैं वो होने वाला है। टेलीविजन पर ऑब्वियस सी बात है कि अलायंसेस की बात टेलीविजन पे, स्पेशली टेलीविजन डिबेट में तो नहीं होगी, इसीलिए चाहे वो सुनील जी हों या वो ओम प्रकाश जी हों, कोई सामने आकर के नहीं कहेगा कि कौन किसके साथ है। लेकिन ये बात बहुत क्लियर है आमिर जी कि अभी 20 करोड़ जो जनता है उत्तर प्रदेश की, 21 करोड़ इनफैक्ट जनता उत्तर प्रदेश की, उसको डिसाइड करना है कि वो किस तरीके की राजनीति को आगे लेकर के जाना चाहती है। ये जो तमाम बहस अभी हो रही है और आगे भी होगी, अभी आगे तो बहसें और तीखी होती जाएंगी। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा हावी होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। और मैं बहुत इंटरेस्टिंगली मैं देख रही थी कि हिस्टोरिकली
1940s में, 1930s 40s में जो डिबेट्स होती थी भारत के अंदर, अंग्रेज़ों के साथ जो डिबेट्स हो रही थी आइडेंटिटी को लेकर के, लगभग वही डिबेट है। मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी, आसिम वकार जी को बहुत ध्यान से सुन रही थी, और ये वही बात है जो 1940 में मुस्लिम लीग कर रहा था। तो ये बहुत विकट परिस्थिति है आज देश के सामने, और मुझे लगता है देश के युवा को सामने आकर के बहुत ही धैर्य के साथ राजनीति चुननी होगी कि राजनीति क्या हो आगे की। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम राष्ट्रीय पटल पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भिड़ने वाली पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक्चुअली रीजनल पार्टीज हैं, रीजनल क्षत्रप हैं। कांग्रेस कहीं भी नहीं है। आप आज इस डिबेट में भी देखिए, कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत जी आई हैं। मैं बहुत सम्मानजनक फैक्ट रखना चाहती हूँ, सुप्रिया श्रीनेत जी ने जब अपना चुनाव लड़ा था महाराजगंज में, वो नंबर 3 पर थी, मात्र 70,000 के आसपास वोट मिला था उनको, शायद उनकी जमानत भी जब्त हुई थी। तो अब ऐसे लीडर्स अगर नेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कांग्रेस को, तो फिर ये बहुत ये सोचने की बात है। जी, सुप्रिया श्रीनेत का मैं रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले के शर्मा, आप अपनी बात को रख लीजिए। के शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या ये चुनाव टेढ़ी खीर है? क्योंकि आप बंगाल में आप जो चाहते थे वो हो नहीं पाया। ये चुनाव महत्वपूर्ण है 2024 के लिए। देखिए अमित जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और हर राज्य के चुनाव अलग होते हैं, उसके परिवेश भी अलग होते हैं, परिस्थितियां भी अलग होती हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि 2014 का चुनाव हो या 2017 का विधानसभा का चुनाव हो उत्तर प्रदेश का, या आम चुनाव 2019 हो, ये तीनों चुनाव ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया है उत्तर प्रदेश की जनता ने, कि उत्तर प्रदेश की जनता अब जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, इनसे ऊपर उठकर विकासवाद की राजनीति पर, उस पर अपना मुहर लगाएगी। और ये बड़े प्रामाणिक ढंग से उत्तर प्रदेश की जनता ने साबित भी किया है। और मैं इसको इसलिए भी कहता हूं, अमित भाई, आप काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, तो आपको पता होगा पहले एक भ्रांति हमेशा कही जाती थी कि साहब उत्तर प्रदेश में यदि काउंटिंग करना है तो ये देखिए विधानसभा चुनाव है तो 125 सीट तो आप पहले छोड़ दीजिए, एक तो ये वर्ग विशेष की सीट है, आपको तो मिल ही नहीं सकती है, हमारे लिए होता था। लोकसभा में कहा जाता था कि आप 25 से 30 सीट छोड़ दीजिए, क्योंकि ये भी एक ऐसा सीट है जो सीट आप कभी जीत नहीं सकते। लेकिन 2014 में इस भ्रांति को उत्तर प्रदेश की जनता ने समाप्त किया। हम 80 में से 73 सीट जीत कर आए, और उसके बाद विधानसभा में भी हम 325 सीट जीत कर आए। तो हमने हमेशा उत्तर प्रदेश की जनता ने इसका माकूल जवाब दिया है। अब आपके शासन को 4.5 साल हो चुके हैं, की राजनीति नहीं चली। अब आपके शासन को 4.5 साल हो चुके हैं, 5 साल बाद जाएंगे आप। ठीक है, एक सेकंड, सुनील यादव कुछ कहना चाहते हैं। सुनील यादव 40 सेकंड, देन के शर्मा। सुनील यादव, मैं एक टिप्पणी करके बात आप 5 सेकंड अमित जी को सुन रहा था, अब सुन लीजिए। शर्मा जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने 14 की बात की, 17 की 19 की, और जो सबसे बड़ी झूठ बोला, उन्होंने कहा हम विकासवाद पर जाएंगे। मैं अमीश जी के कार्यक्रम में के शर्मा आपसे पूछ रहा हूं, 4.5 साल योगी आदित्यनाथ के बीत गए हैं जब से उन्होंने शपथ ली, और अब तक एक काम गिना दीजिए आप उत्तर प्रदेश में जो उनका अपना हो। ठीक है, के शर्मा 30 सेकंड, देन सुप्रिया श्रीनेत मेरे साथ जुड़ गई है। ओके, मैं अभी गिना देता हूं। हाँ बिल्कुल, के शर्मा, मैं अभी गिना देता हूं। अमित जी अभी गिना देता हूं। देखिए, आपको ध्यान होगा अमित जी, जब उत्तर प्रदेश के 2017 में चुनाव हो रहे थे, थोड़ा इको हो रहा है, थोड़ा कम करा दीजिएगा, तो सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में क्या था? वो था बिजली का। एक सुन लीजिए ना, मैं आपको गिना ही तो रहा हूं। बिजली आपके समय में 18 घंटे गायब रहती थी, 22 घंटे बिजली, और यही सबसे बड़ा उस समय मुद्दा बना था। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, केवल बिजली से चालू, ऐसे तो मैं पूरा आपको लिस्ट पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं केवल बिजली पर ही बता देता हूं। 3 करोड़ परिवारों को नियमित बिजली कनेक्शन हमने दिए। अरे जनाब, आप शांत रहिए। अब आपको बिल लग गए, क्या बात कर रहे हैं आप सुन नहीं पाओगे ना, आप सुन नहीं पाओगे, बताइए। इसलिए 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कितने यूनिट बिजली उत्पादन करने का काम किया। लेकिन ठीक है, मैं वापस आता हूं। सुप्रिया जी मेरे साथ जुड़ गई है। मैं के आपके पास वापस आऊंगा, आपको मैं मौका दूंगा। आप कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मैं आपको मौका दूंगा। सुप्रिया श्रीनेत अब मेरे साथ जुड़ गई है। सुप्रिया श्रीनेत माफी चाहते हैं, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था, इसलिए आपके पास मैं गया, पर आप तक ऑडियो नहीं आ पा रहा था। आपको मेरी आवाज स्पष्ट रूप से मिल रही है सुप्रिया जी?
जी हाँ, सुनाई दे रहा है। जी सुप्रिया जी, अभी आपने सुना होगा जिस तरह की बात असीम वकार साहब कर रहे थे। उन्होंने बोला कि सबको मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनाने की कोई बात नहीं करता। कांग्रेस की पॉलिटिकल हैसियत उत्तर प्रदेश में काफी कमजोर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके कार्यकर्ता सड़क पर लड़ भी रहे हैं, जिस तरह से एफआईआर हो रही है, सुनील राय एक पे एफआईआर कर रहे हैं, कोई दूसरे पे एफआईआर कर रहा है। क्या आपको लगता है योर हाउस इज नॉट इन ऑर्डर इन यूपी? Actually, if I may turn around and ask, is BJP's house in order in UP? स्वामी प्रसाद मौर्य तो बड़े खास माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के। उन्होंने तो भी 3 दिन पहले कहा है कि ये जरूरी नहीं है और ये बिल्कुल भी पक्का नहीं है कि हम ये चुनाव योगी जी की लीडरशिप में लड़ेंगे। चीफ मिनिस्टर इलेक्शन के बाद डिसाइड होगा। तो इस बीजेपी हाउस इन ऑर्डर, अभी आप सब लोगों ने किया था ना हफ्ते 10 दिन पहले, कितना सिरफुटव्वल चल रहा था उत्तर प्रदेश में। ये सर्वविदित है कि केशव प्रसाद मौर्य जी, दिनेश शर्मा जी और योगी जी के बीच में कितना भाईचारा है। इसके बारे में मैं कम ही बोलूं तो अच्छा है। 265 भाजपा के विधायकों ने अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ चिट्ठी लिखी थी और सदन में बैठकर धरना दिया था। ये अनप्रेसिडेंटेड था। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इतनी खैरख्वाह बाकी दलों की रखना चाहते हैं लोग, मुझे ऐसा लगता है कई बार उत्तर प्रदेश की रूलिंग बीजेपी की भी बात कर लेनी चाहिए कि कैसे न टीम 9 में न टीम 11 में दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल किए हैं योगी जी ने। कैसे दिल्ली को इंटरवीन करना पड़ा, 3 बार बुलाया गया, उन्होंने आने से मना कर दिया। एके शर्मा जी के साथ क्या रस्साकशी और तनातनी चल रही है, ये सर्वविदित है। आपका विषय एके शर्मा है, आपका विषय केशव मौर्य है, आपका विषय स्वामी प्रसाद मौर्य है। कांग्रेस का अपना विषय क्या है? मेरा विषय है उत्तर प्रदेश में बढ़ता हुआ क्राइम का ग्राफ। मैं आपकी रिपोर्ट सुन रही थी और मुझे समझ भी नहीं आया आप किस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। क्या आप उस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं जहां पर हाथरस में हुए रेप को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, सूचना सलाहकारों की मंडली, प्रवक्ता और मंत्री आके कहते थे रेप ही नहीं हुआ और फिर सीबीआई ने कहा रेप हुआ है? क्या आप उस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं जहां पर कुलदीप सिंह सेंगर सिटिंग एमएलए दोषी पाए गए रेप और मर्डर के और उनको बचाने का हर संभव प्रयास किया गया? मेरे चेहरे की बात मत सुनिए। चेहरा कौन होगा? पहले मैं भाजपा का चेहरा थोड़ा मुखरित कर दूं। बिल्कुल, आप बीजेपी में ही लगातार बोल रही है, लेकिन आप प्रवक्ता कांग्रेस की हैं। जो बिल्कुल, क्योंकि मैं बोलूंगी, क्योंकि सरकार जो है उसके खिलाफ पूछा जाएगा, सवाल उठाए जाएंगे। मेरा अपना मानना यह है कि कुछ लोग जब कोरोना की महामारी में उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था और उस समय जब त्राहिमाम हो रहा था और जब उस समय लोग आलोचना कर रहे थे सरकार की, अब मेरी राजनीतिक हैसियत पर सवाल उठाते हैं और यहां पर आकर सलाहकार की भूमिका अदा करते हैं, वो अलग बात है। राम माधव जी के निर्देशों पर जो होता है, मेरा अपना मानना यह है कि यहां पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करने के बजाय सरकार की बखिया उधेड़नी बहुत जरूरी है। ठीक है, शुभराष्ट्र कुछ कहना चाह रही है। क्राइम का ग्राफ, महिलाओं के खिलाफ विकास कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, शुभराष्ट्र बोलूंगी मैं आराम से, ये बीच में बोलने नहीं देती। एक नाम बता दीजिए, इनका फीडर पहले डाउन कीजिए, फिर मैं अपनी बात एक बड़ा उद्योग अब 10 सेकंड में शुभराष्ट्र पहले अपनी बात को कंप्लीट कर ले सुप्रिया जी, फिर आप बोलिए। उत्तर प्रदेश में मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा उद्योग बता दीजिए जो पिछले 4.5 साल में लगा हो। मैं 10 बता सकती हूँ जो बंद हुआ है, और लोकसभा कहता है 68,000 उद्योग बंद हुए उत्तर प्रदेश। ठीक है, शुभराष्ट्र में एक पॉइंट। पहले मैं आपसे एक बतौर एंकर एक गुजारिश करूंगी आमिर जी कि मैं जब बोल रही हूं तो बीच में ना बोलें। सुप्रिया जी तो कतई ना बोलें, क्योंकि पर्सनल टिप्पणी नहीं करने की बात लेकर के पर्सनल कौन हुआ है, ये न्यूज़ 18 चैनल में आप लोग भी देख रहे हैं, जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं वो भी देख रहे हैं और बाकी लोग भी देख रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि किसी पॉइंट का काट किसी नेता का नाम लेकर के कैसे दिया जा सकता है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सुप्रिया श्रीनेत जी ने जितने वोट लाए, जो विकिपीडिया पे, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर वो डेटा कोट किया, इससे राम माधव जी का क्या संबंध है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। दूसरी बात, और अभी उनका फीडर डाउन रखिए, मैंने अभी बात खत्म नहीं की है अपनी। बात जहां पे उत्तर प्रदेश की राजनीति की हो रही है, तो मैं बहुत डंके की चोट पे कह रही हूं, विकास की बात कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है आमिर जी इस देश में जो विकास की बात नहीं करेगा? क्या समाजवादी पार्टी आज आकर के कहेगी कि मैं विकास के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ूंगा? क्या कांग्रेस में इतनी हैसियत है कि वो आके कहेगी कि मैं उत्तर प्रदेश का विकास नहीं करूंगा या करूंगी? विकास के मुद्दे पर तो हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है। बात है कि विकास किसका हो रहा है,
बात है कि विकास किस तरह से हो रहा है। और जब तक ये जो पॉलिटिकल लीडर्स जिनको आप बुलाते हैं, जिनके अपनी जमानत बचाने की हैसियत नहीं होती है, जब तक वो अपोजिशन का चेहरा बन करके बात करेंगे आमिर जी, तो मैं तो ऑब्जेक्टिव हूं या नहीं हूं ये देश की जनता जानती है, उन लोगों की बात का कोई महत्व नहीं रह जाता। अंतिम बात मैं कहना चाहती हूं, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के मैं बहुत स्पष्ट हूं इस बात को लेकर के कि ये भाजपा बनाम अन्य का चुनाव है, और उस अन्य में कांग्रेस कहां आती है वो अपने आप को देख लें। हाथरस केस के बारे में इतनी बात की जाती है, कोरोना के बारे में मैडम ने क्या क्या नहीं कह दिया। कोरोना को लेकर के सबसे पहले उत्तर प्रदेश से आवाज मैंने उठाई थी। मैंने ना केवल आगाह किया था, बल्कि जहां जहां पे लूप होल्स थे सिस्टम में, उसको उजागर करते हुए इंश्योर किया था कि कई लोगों को अगेन वो हमारी एक सेकंड नहीं, बहुत आरोप लगाए गए हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं, सेंगर के खिलाफ पहला फेसबुक पोस्ट जो वायरल हुआ था वो मेरा था, और सेंगर को भारतीय जनता पार्टी ने रखा नहीं। नाम मत खुलवाए, मुंह मत खुलवाए मेरा कोई कि मैं नाम लेना शुरू करूं सिलसिलेवार तरीके से कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जिन जिन नेताओं पे आरोप लगा, उन्होंने वो नेता महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा, और वह किस किस पोजीशन पे बैठे हुए हैं। कुलदीप सेंगर के खिलाफ जब आवाज उठी, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स की आवाज उठी, हम पार्टी मेंबर नहीं है, हम लोग सपोर्टर्स हैं। सेंगर को लात मार करके पार्टी से निकाला गया। सुप्रिया श्रीनेत की पार्टी में, आपको निर्विरोध सुना गया, अब आप सुप्रिया जी को भी सुनिए। सुप्रिया जी, मुझे ये सुनकर थोड़ा अचंभा हो रहा है कि लात मार के निकाला गया। पता नहीं मेमोरी सर्व करती है कि नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर और निर्देश के बाद सेंगर के खिलाफ कार्रवाई हुई। वही चिन्मयानंद के साथ भी हुआ। जो राजनीतिक संरक्षण, पॉलिटिकल पेट्रोनेज उत्तर प्रदेश में गुंडों को मिलती है, उसी के चलते क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, और यह सर्वविदित है। 312 एमएलए में से 83 के ऊपर हत्या और रेप के मुकदमे चल रहे हैं भाजपा के एमएलए के ऊपर। सबसे पहले तो यह मैं बता दूं उत्तर प्रदेश में। और कुलदीप सिंह सेंगर की बात करने वाले ये बताएंगे कि उनकी पत्नी को क्यों घोषित कर दिया गया था अध्यक्ष पद के लिए? हाहाकार मचा तो हटाया गया, फिर हत्या के मुख्य आरोपी को घोषित किया गया, हत्याकार मचा तब हटाया गया, और उसके बाद भाजपा के एमपी साक्षी महाराज जाके निर्दल रूप से उसको समर्पित। ये महिला सशक्तिकरण की बात करती है। ये कौन सी नैतिकता है? ये सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की बात है। किसी का पति कुछ करे तो उसकी पत्नी को टारगेट करो। बहुत अच्छी बात है सुप्रिया जी। आज आपके कलीग्स भी नाच कर रहे होंगे, कैसी जर्नलिस्ट बनी है नेता। आज आपके जर्नलिस्ट, मैं तो ये देख रही हूँ, आज आपके कलीग देख रहे होंगे कि पति की कि पति की कारस्तानी की जो भी सजा है वो पत्नी को दी जाए। आप बोलिए। बड़ा अच्छा मॉडल है ये विमेन एम्पावरमेंट। आप बोलिए। प्रियंका गांधी भी बड़े खुश होंगी कि रॉबर्ट, बिल्कुल कह रही हूं, रॉबर्ट वाड्रा पे इल्जाम है तो प्रियंका गांधी राजनीति छोड़ दे। हटा क्यों दिया? ये पूछा जाएगा आपके लॉजिक के अनुसार, आपके तर्क के अनुसार। क्यों छोड़ देंगी? क्यों छोड़ देंगी? आप राजनीतिक विश्लेषक बन के घूमिएगा और समर्थक भी कहिएगा, और वो राजनीति छोड़ देगा। क्या कह सकती है प्रियंका वाड्रा राजनीति छोड़ दे? अरे भाई, लात मार के निकाले गए थे ना, आरोप है। लात मार के कौन निकाला गया था? लात मार के नहीं, पीछे से 60 गांठ थी। सलाहकार कहते थे रेप हुआ ही नहीं है, और मुख्यमंत्री के मुंह पर कालिक पोतते थे। क्यों आज वो सलाहकार अभी भी मंडली में बने हुए हैं? क्यों वो मंत्री बने हुए हैं? क्यों वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अपने पद पर है? सीबीआई ने प्रूफ किया है ना। बताइए अब क्यों है अपने पद पर? जवाब दीजिए इस बात का, महिलाओं की बात पर जवाब दीजिए। आपको ये गलत फहमी है। समर्थक तो माना आपने, पहले आप बैकग्राउंड चेक कर लीजिए कि आप बात किससे कर रही हैं। तो समर्थक कहा आपने, आप तर्क पे बात कहा ना आपने, आप तो ज्यादा शिद्दत से उनको तथ्यों के हिसाब से बोला जाता है, तो आप तिलमिला जाती है सुप्रिया जी। मैं के शर्मा को लेके आता हूं चर्चा के अंदर। एक सेकंड। तिलमिला तो आप जाती है, अगर आपके साथ आंकड़ों की बात हो जाती है तो आप छोटा करने लगती है। वो दिख रहा है सोशल मीडिया पर भी। आप देखिए, आज आप सोशल मीडिया भी करवा लीजिएगा, कौन कैसे तिलमिलाया है उसकी आंच पहुंचेगी। दिख रहा है। लेकिन एक सेकंड, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत, एक सेकंड, सुभ्राष्ट्रा जी आपने अपनी बात को रखा। सुप्रिया जी, लेकिन कांग्रेस की यथास्थिति उत्तर प्रदेश में आप बेहतरीन मानती हैं। आप अपनी एक सेकंड मैडम, मेरा क्या आपको लगता है कांग्रेस की तो यथास्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको आप बेहतर मानती हैं? पानी पिए आमिर जी 10 सेकंड। मैं आपको सुभ्राष्ट्रा वक्त दूंगा। आप बीपी की दवाई खाइए। जरूर हूं, हो सकता है कांग्रेस की पॉलिसी इतनी अच्छी है कि मैं कांग्रेस को वोट करूं, कन्विंस तो करे। सुप्रिया श्रीनेत जी जैसी प्रवक्ता तो बिल्कुल कन्विंस नहीं करती, और ये मैसेज मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को देना चाहती हूं। सुप्रिया श्रीनेत जी जैसी प्रवक्ता तो फेंस सिटिंग जो वोटर्स हैं उनको तो बिल्कुल दरकिनार करने वाली हैं। इनको बात करने की तमीज नहीं है
कि किसी एनालिस्ट से कैसे बात करते हैं, पर्सनल क्यों हो जाती है ये लेडी बहुत ज्यादा पर्सनल क्यों हो जाती है? ये प्रवक्ता भी बनना चाहती है, ये समर्थक भी बनना चाहती है, ये राजनीतिक विश्लेषक। विषय ये नहीं है, मुझे लगता है नो पर्सनल कमेंट्स प्लीज, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं ये सुनिएगा, आपके वोट्स की बात की मैंने, तो आपने पता नहीं कहां से बौखला क्यों जाती है? अच्छा ठीक है, मैं एक सेकंड मैं के शर्मा को लेके आता हूं चर्चा के अंदर। के शर्मा, असीम वकार और सुप्रिया श्रीनेत, मैं आपको लेके आता हूं। एक सेकंड, राजभर साहब भी इंतजार कर रहे हैं, उनका वीडियो बार बार खराब हो रहा है। राजभर साहब मैं माफी चाह रहा हूं, आपका वीडियो बार बार खराब हो रहा है। के शर्मा, कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास बड़े सारे मुद्दे हैं, अगर हमारा घर ठीक नहीं है तो आपका घर ठीक नहीं है, हमारे पास ये काउंटर मुद्दा है। नहीं, देखिए, इनके घर में आग लगी है तो आग बुझाने की बजाय ये दूसरों को घर में झांक रही हैं, तो खैर इनकी ये मति होगी। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि आपने कहा कि सुप्रिया सुनीत जी जो है यूपी से चुनाव लड़ी थी, वहां की नेता है, इनको तो वहां के डिप्टी सीएम का नाम ही नहीं पता है। ये तो केशव मौर्य बोल रही हैं, सॉरी स्वामी प्रसाद मौर्य बता रही हैं, जबकि केशव प्रसाद मौर्य जी वहां हैं। तो खैर बाद में मैंने कहा तो शायद करेक्ट कर लेगा। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है अमीश जी? वहां पर एक यूपी में कहावत है, सूप के सूप छलनी भी बोले। कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बोल रही है हम पर, जहां 30 साल से उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको जो है बाहर कर रखा है उत्तर प्रदेश से, और वो आज जिस नेतृत्व की बात भी नहीं कर रही है वो प्रियंका गांधी, जो प्रियंका गांधी एक मिनट सुन लीजिए ना बहन जी, आप बीच में इतनी उतावली क्यों हो रही है? एक प्रियंका गांधी जिनका नेतृत्व आप देखिए क्या नेतृत्व है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है, आप स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है, बहन जी आप डिप्टी सीएम बोल रही थी, आप बिना पढ़ाई सीएम की बात कर रहे थे। चलिए नहीं, मैंने बोला डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा की पढ़ती प्रियंका गांधी पर आ रहा हूँ ना, इनके नेतृत्व पे आ रहा हूँ, थोड़ा मैं इनके नेतृत्व पे आ रहा हूँ, तकलीफ हो जाएगी। मैं तो आपसे बोल रही हूँ, आप गलत क्यों बोल रहे थे? ना आपने गलत क्यों बोला? आप गलत क्यों बोल रहे हैं? प्रियंका गांधी ने की आज स्थिति क्या है? आप गलत बोलते हैं। वो है जिन्होंने 2014 मेरे को अच्छी तरह याद है, 2004 से लेकर निरंतर उत्तर प्रदेश में योगी जी की कांग्रेस स्थिति की क्या 2 है? सीटें संभालती थी। रहेंगे चीफ मिनिस्टर का फेस कि नहीं रहेंगे, इतना तो बताते जाइए। रहेंगे चीफ मिनिस्टर का फेस या नहीं रहेंगे, इतना तो बताते जाइए। तकलीफ हो गई है क्योंकि तो बता दीजिए, आपको भी तो स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर तकलीफ हो गई थी। 2014 के आपको भी तो स्वामी प्रसाद एक करके देखिए, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मैं माफी के साथ बोलूं, एक एक करके। के शर्मा 20 सेकंड बोले, फिर सुप्रिया श्रीनेत आप 30 सेकंड बोल लीजिएगा, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। मैं आपको मौका दूंगा। के शर्मा आपके बीच में नहीं बोले, के जी बोलिए। देखिए आज जो कांग्रेस, मैं इसलिए प्रश्न उठा रहा हूं क्योंकि आज जो कांग्रेस का वहां नेतृत्व उत्तर प्रदेश में कर रहा है वो कौन है, उनका आप ट्रैक देख लीजिए। 2004 से वो वहां चुनाव में सक्रिय हैं, लेकिन 2014 में 2 सीट उनके नेतृत्व में वहां पर मिला, वो 2 सीट ही देख रही थी, अपने भाई और अपनी मां को जिता पाई। 2017 में भाई भी लग गए, बहन भी लग गई, और सारा समाजवादी पार्टी 2 छोकरे जो थे उत्तर प्रदेश के, दोनों को उत्तर प्रदेश की जनता ने छुआरा बना दिया वहां पर, और छुआरा ही नहीं बनाया बल्कि इनको 7 सीट में समेट दिया, जो इनकी जो प्रियंका जी भी उसमें पूरा कैंपेन कर रही थी। और 2019 में तो वो हालत हुई जी, एक सीट अपने भाई की सीट भी हरा दिया। ओके ठीक है आज वहां पर केवल और केवल एक बात करके खत्म करता हूं, केवल क्योंकि जितनी बातें अन्य दलों के लोगों ने भी कही हैं अमीश जी, मैं इतना ही कह सकता हूं, सबने भविष्य वक्ता की तरह बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर सुनील यादव और MIM प्रवक्ता असीम वकार साहब भी इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड, के भाई आपकी बात को सुना गया, आपकी बात। सुप्रिया श्रीनेत, लेकिन प्रियंका वाड्रा नेतृत्व कर रही है उत्तर प्रदेश का, तो आप खुल के ऐलान कर दीजिए कि वो आपकी सीएम कैंडिडेट होंगी। क्या आपको लगता है कि 2019 में जो हुआ, क्योंकि अमेठी की अगुवाई खुद प्रियंका वाड्रा कर रही थी और अमेठी हारना पड़ गया राहुल गांधी को, क्या आपको लगता है उसके बाद कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हुई है? क्योंकि रायबरेली से एक ही आपकी विधायक है अदिति सिंह, उसके भी विरोध के स्वर है। नहीं, विरोध के सर्वर नहीं है, वो हमारी पार्टी में नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निकाला जी, वही मैं कह रहा हूं ना, वो भी आपके साथ नहीं, बात आपको बताना जो आपको वहां पर चुनाव लड़वाती थी, जितवाती थी। मैंने सोचा थोड़ी जानकारी और दे दूं। चुनाव लड़ाता या जिताता एक आदमी नहीं है, लोग लड़ाते या जिताते हैं। अगर लोग चाहेंगे तो हम जीतेंगे, नहीं तो हम हारे हैं। तो प्रियंका गांधी चेहरा है आपका मैडम? विकास की बात हो रही थी, तो प्रियंका गांधी यूपी का चेहरा होंगी। पहले अपनी बात खत्म करूंगी, फिर आपका जवाब दूंगी।
मैं पहले अपनी बात करूंगी, बिल्कुल फिर आप आप अपनी बात को जवाब खत्म करिए। दूंगी। मैं पहले अपनी बात करूंगी। विकास की बात हो रही थी, गड्ढा मुक्त प्रदेश बनना था ना, क्या हुआ? उन गड्ढों का गड्ढों में सड़कें ढूंढी जा रही हैं। सारी की सारी कंपनियां बंद होती जा रही है, प्राइवेट कंपनीज भी, सरकारी भी। 68,000 उद्योग बंद हुए 4 साल में। ये उत्तर प्रदेश का हाल है। एक उद्योग बता दीजिए जो उत्तर प्रदेश में लगा हो। और मुझे एक चीज बता दीजिए, बंद कर दी है सुप्रिया जी। और मैं अमीश जी, आपकी दुकानें बंद हो गई है वहां पर। के जी अपनी 30 सेकंड में बात कंप्लीट कर लेंगे। बंद हो गई है। के भाई निवेदन स्वीकार करें प्लीज। और अमीश जी ये बोलने, फिर मैं बोलूंगी। मैं बोलूं क्या या बोलिए सुप्रिया जी, बोलिए। मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा। मैं फिर से, हाँ मैं बोलूंगी। मैं फिर से वो बात रिपीट करूंगी, शायद शर्मा जी समझ नहीं पाए, कंफ्यूज हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुलकर बोला है हमारा चीफ मिनिस्टर चेहरा योगी आदित्यनाथ नहीं है, चुनाव के बाद डिसाइड होगा। मैंने बोला था केशव प्रसाद मौर्य जी जो डिप्टी सीएम है, और दिनेश शर्मा जी और योगी आदित्यनाथ जी की जो आपसी मतभेद है वो सर्वविदित है उत्तर प्रदेश में। हर अधिकारी, हर बच्चा जानता है। समझने में के शर्मा जी को थोड़ी सी तकलीफ हो गई तो रिपीट कर दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, प्रियंका गांधी चेहरा है, प्रियंका गांधी चेहरा होंगी, आपका यूपी में चेहरा कौन होगा? पॉइंट। एक सेकंड के जी, आपको पता नहीं, आपने काफी चुनाव हमारे कवर किए हैं, आपने हमारे काफी चुनाव देखे हैं। ये चुनाव हम जरूर प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व और निगरानी में लड़ेंगे, लेकिन आप ये जानते हैं कि कांग्रेस की पार्लियामेंट्री बोर्ड, कांग्रेस का असेंबली बोर्ड ही तय करता है अपना नेता विधानमंडल का या नेता सदन का। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूं, मैं जो भी कहूंगी वो गलत होगा, और इसलिए गलत होगा क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ही ये नहीं है। चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब बने थे तब भी, या अदरवाइज भी, किसी भी आप राज्य को उठाकर देख लीजिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां के इलेक्टेड एमएलए। सुनील यादव को मैंने क्या कहा? सुनील यादव, अगर कांग्रेस के साथ आपका, अगर क्या इस बारी भी आपका पिछली बार की तरह कांग्रेस के साथ अलायंस हो सकता है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर प्रियंका गांधी चेहरा बन जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर तो फिर क्या? देखिए अमीश जी, एक तो हमारा कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है। एक, प्रियंका गांधी चेहरा बने या कोई बने, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा, मैं एक बात कह रहा हूं कि के शर्मा जी ने एक भी काम गिना पाने में सक्षम नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा के शर्मा से, अगली बार जब बैठक में आए तो एक बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी से पूछ लें कि महाराज जी, देखिए बीच में नहीं, अच्छा नहीं, झूठ नहीं बोल रहे, हम आपको चुनौती देते हैं, एक काम गिना दीजिए। हम आपको चैलेंज करते हैं कि एक काम गिना दीजिए। वो आपको काम गिनाएंगे। मैं ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन असीम वकार, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आता हूं, आप देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 पर, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो। मेरे साथ असीम वकार है। असीम वकार, आपका जो ये भागीदारी संकल्प मोर्चा है, अभी राजभर साहब भी थे, उन्होंने भी बड़ी सारी बातें बोली। आपने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करा है, लेकिन आपको लगता है, असाउद्दीन ओवैसी ने, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस फॉर्मूले की आप बात कर रहे हैं उस फॉर्मूले से आपको कोई भी दल समर्थन करेगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी में तय है कि अखिलेश यादव आएंगे, कांग्रेस में हालांकि कुछ तय नहीं है, लेकिन प्रियंका वाड्रा वहां पर है, फिलहाल अगुवाई कर रही है चुनाव की। बीएसपी में मायावती। सबसे पहली बात तो कि आपने जो मैंने सवालात उठाए वो आपने ना समाजवादी वालों से पूछे ना कांग्रेस वालों से। मुझे इस बात की तकलीफ है, जवाब लेना चाहिए थे आपको। जायज जवाब थे और जरूरी जवाब थे। मैं आपके चैनल पर 2 लाइनों के शेर के साथ बात खत्म करूंगा कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, और अगर चाहो तो आसमां भी जमीन पर उतर सकता है, मुश्किल नहीं कुछ भी अगर ठान लिया जाए। ठीक है, मैं सुप्रिया श्रीनेत है मेरे साथ, मतलब समझिएगा। ठीक है, सुप्रिया श्रीनेत है, फिर गुजारिश कर रहा हूं, मैं उनसे जवाब लेता हूं। सुप्रिया श्रीनेत, आप लोग मुसलमानों का वोट लेते रहे, मैंने सवाल पूछा था, सुप्रिया जी ने उसका जवाब नहीं दिया। आप लोग मुसलमानों का वोट लेते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर, प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर आपका 0 बटा सन्नाटा, ये सवाल था। बताइए, ओवैसी साहब की पार्टी का।
मैं इस सवाल का जवाब देना, जी हाँ, मैं इस सवाल का जवाब देना इसलिए नहीं समझती हूँ क्योंकि जो आपका वोटर होता है, जो आपका समर्थक होता है, जब आप सरकार में होते हैं तो कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होता है, जनता होती है, जनता के हितों के लिए काम करना रहता है और उसी के लिए हम हमेशा से प्रतिबद्ध रहे। मैं यहाँ पर बैठकर ऐसे बेतुके सवालों का इसलिए असीम वकार कुछ कहना चाह रहे हैं। असीम वकार रिप्लाई, क्विक रिबटल, जनता का पार्ट होता है। ठीक है, असीम वकार क्विक रिबटल। अच्छा, जब हम चुनाव लड़े तो हम बीजेपी के एजेंट, और जब हम अपने हक की बात करें तो हमारे सवाल बेतुके। हम किस काम के हैं आपके? क्या हम सोनिया गांधी जी के घर में सब्जी लाने के लिए हैं? हम किस काम के हैं? हम बर्तन धोने के लिए हैं, गाड़ी चलाने के लिए हैं, ड्राइवर बनने के लिए हैं, दरी बिछाने के लिए हैं? कांग्रेस पार्टी जवाब दे, नहीं मैडम बहुत इज्जत के साथ, मैं बहुत इज्जत करता हूं आपकी, आप मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इज्जत के साथ, मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे, कोई आपको मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप इस तरह का जवाब देंगे। कौम के बारे में इस तरह से बात करें, ये 20 करोड़ की आबादी का प्रश्न है और सब्जी लाने वालों की बात, खाली आसिम वकार का प्रश्न नहीं है, गलत बात। ये 20 करोड़ की आबादी का प्रश्न है। आप ये भी जानते हैं, ये हिंदुस्तान की 20% आबादी, ये करना गुनाह है। नहीं, और आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो गलत है। आपको मैंने तो ये पूछा, मैंने तो सिर्फ सब्जी वाला मैंने तो मैडम दरी बिछाने की बात करिए, और आपको किसी ने आपको ये भी अपने को कह रहा हूं, मैं तो अपने को कह रहा हूं कि हम किस लिए हैं। ठीक है, मैं तो अपने को कह रहा हूं मैडम कि हम किस लिए। ठीक है, मैं शुभ राष्ट्र करूं करता हूं, फिर के शर्मा का शुभ राष्ट्र। चर्चा का आखिरी दौर है, 20 सेकंड। आमिर जी, बहुत मैंने शुरुआत में भी मैंने आसिम वकार जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि ये वही डिबेट है जो 1930s 40s में हो रही थी, और आसिम वकार जी की जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक वो कह रहे हैं। 1947 के दौरान आमिर जी, जब डिबेट्स हो रही थी, खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ किस तरीके का बिहेवियर हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने जो किया था वो सबको पता है। पार्टीशन को अपोज कर रहे थे, उनके साथ वो खड़े नहीं थे। बिहार में जो फर्स्ट प्रीमियर बने मोहम्मद यूनुस, उनके साथ कांग्रेस ने क्या किसी दिन इस किया? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। के फाइनल वर्ड, आप 300 के टारगेट के साथ जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, 10 सेकंड के, और उस हम टारगेट को अचीव भी करेंगे, बहुत विश्वास के साथ अचीव करेंगे। लेकिन मैं अमीश भाई एक बात कह दूं कि इस समय कांग्रेस पार्टी और वकार साहब जो है, इन दोनों के बीच में लड़ाई ये है कि सबसे बड़ा मुस्लिमों का जो है वो कौन है, हिमायती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में बने रहने के लिए, इस बात को रखने के लिए। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन आज का निष्कर्ष यही है कि कुल मिलाकर जनता जनार्दन तय करती है, लेकिन लड़ाई से पहले अपना घर मजबूत सबको करना चाहिए, वो सबसे जरूरी है। नमस्कार।